तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन। बहुत सारी चीजें मिसकंसेप्शन हमारे आसपास प्रचलित है। बहुत लोग ऐसा किताब में भी लिखा हुआ है कि सांस लेने को ही श्वसन कहते हैं। तो इससे आगे भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो श्वसन का भाग है, लेकिन उसको हम लोग नहीं बताते और सांस लेने को ही श्वसन बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी भी जीवन की प्रक्रियाएं हैं जीवों में कंटिन्यूअसली होता है। जैसे अभी पोषण पढ़े, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, श्वसन, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्वसन। श्वसन इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आपके लाइफ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि आप सांस ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। और भी दूसरी प्रक्रियाओं के बिना आप कुछ समय तक जिंदा रह सकते हैं। जैसे पोषण के बिना जिंदा रह सकते हैं, उत्सर्जन के बिना भी कुछ बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं, संवेदनशीलता के बिना भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन श्वसन के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। कुछ मिनटों तक, मिनट में ही काउंट होता है। तो श्वसन सभी जीवों की, ऐसा बहुत लोग क्वेश्चन रेज करते हैं कि पौधों में श्वसन नहीं होता। ऐसा नहीं, ऐसा लिखा गया है परिभाषा में कि श्वसन सभी जीवों की जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण और आवश्यक जैविक प्रक्रिया है। सभी जीवों की, उसमें या तो पौधे हों या तो जंतु हों। जंतुओं की ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा है, इसलिए उस हिसाब से श्वसन करते हैं। पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता कम है, वो ऊर्जा फॉर्म करते हैं, इसलिए उनको श्वसन धीमे प्रक्रिया से होता है, क्योंकि ग्रोथ होता है उसमें, और ग्रोथ बिना ऊर्जा के होगा नहीं। पौधे हमेशा बढ़ते रहते हैं, आप जानते ही हैं, अपने आसपास देखते भी हैं कि पौधे हमेशा बढ़ते हैं। उस बढ़ने के लिए उसमें ऊर्जा चाहिए, बिना ऊर्जा के नहीं बढ़ पाए। तो जब ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा बनना भी श्वसन का एक पार्ट है। ऊर्जा बनना भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि श्वसन की परिभाषा क्या है, और श्वसन कितने प्रकार का होता है, और इसके कितने स्टेप हैं, कितने चरणों में ये कंप्लीट होता है। तो एक तो स्टेप ये भी है कि श्वसन का एक स्टेप है सांस लेना। अगर जनरली कहा जाए तो एक स्टेप है सांस लेना, मतलब सांस लेना श्वसन का भाग है। दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है भोजन से ऊर्जा, भोजन के स्रोत। जो भी भोजन आप ले रहे हैं वो अलग अलग भागों में बट रहा है, और वो बट के एक ऐसे कोशिकाओं में पहुंच रहा है जहां पे एक यूनिफॉर्म मॉलिक्यूल्स बन रहा है। तो भोजन के स्रोत से ऊर्जा निकलना, ये दोनों प्रक्रियाएं मिल के श्वसन बनाती हैं। जनरल आप कह सकते हैं कि सांस लेना। अब सांस लेने में दो चीजें हैं, हवा को फेफड़ों के अंदर लेना और हवा को फेफड़ों से छोड़ना, दोनों मिला के सांस लेना कहलाता है। इनहेलेशन, आउटिंग श्वसन और अंतर श्वसन, ऐसा है ना। और ये कह रहे हैं कि एरोबिक। अब इस श्वसन को अगर डिवाइड करते हैं, अगर श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है भोजन के स्रोत से ऊर्जा निकलना, अब ऊर्जा जहां भी निकलेगी वहां पे एक गैस की उपलब्धता इंपॉर्टेंट है। वो गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। क्योंकि ऊर्जा उसमें इन्वॉल्व है
कहीं पे भी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के बिना ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। तो अगर भोजन ब्रेक हो रहा है, दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है और उसमें सांस लेना में ऑक्सीजन के लिए ही हम लोग सांस लेते हैं कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंच जाए, हर सेल को पहुंच जाए। तो ये हो गया श्वसन के दो भाग, सांस लेना और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। और इसमें जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है ये भी 3 स्टेप में डिवाइड है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, तब हम लोग बात करेंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। एक, जब भोजन के स्रोत कोशिका में पहुंचता है, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट यही है, सारी कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए। कोशिका में पहुंचता है तो वो उसको एटीपी बनाना है, तो डिवाइड होने लगता है। कुछ स्टेप्स उसके ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में डिवाइड होता है और कुछ स्टेप ऑक्सीजन के उपस्थिति में डिवाइड होता है। मान लो ये सेल है, सेल के अंदर ऑक्सीजन गया और भोजन के स्रोत भी गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। तो जब ये डिवाइड होने लगता है और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने से पहले ही ये भोजन के स्रोत डिवाइड होने लगता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से पहुंचने से पहले जो ग्लूकोज है इसका डिवीजन स्टार्ट होता है और 10 स्टेप में डिवाइड होके एक बनाता है पायरुविक एसिड। यहाँ पे स्टेप है 10। ये एक बार एग्जाम में आया भी था आपके डीएलएड में 1 नंबर में। ग्लूकोज डिवाइड होके क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस का जो प्लेस है, जगह है होने का, और ये भोजन से जो हम लोग ऊर्जा प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि श्वसन का जो सांस लेना है वो फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकली इन्वॉल्व है। सांस लेते वक्त हम लोग फिजिकली शामिल है उसमें, लेकिन ऊर्जा निकलना एक केमिकल प्रोसेस है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट चेंज हो रहा है कि नहीं? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया और इस चेंज होने के क्रम में ही क्या बनता है? एटीपी बनता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का प्लेस है। अब सेल आप लोग पढ़े ही हैं, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कौन सा, इस जगह को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, जिसमें अब बहुत ज्यादा लोग खाने वाले भी हैं। अब शादी का मौसम शुरू हो रहा है, गए वहाँ अपना, बहुत लोग एक दिन से खाते भी नहीं, लाइट फूड लेते हैं, कल खाएंगे। अब इसमें यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसमें भी एनर्जी लगेगी कि नहीं? तो आप समझिए कि यहाँ 2 एटीपी बना तो 2 एटीपी यूज भी हुआ। तो डाइजेस्ट करने में, ऊर्जा बनाने में भी एनर्जी लगता है। ये मत समझिए कि हम खा लिए तो उससे सारी ऊर्जा मिल ही गई। कुछ ऊर्जा जो है उसको बनाने में लग गया। इसलिए खाते वक्त ये बात सोचिए कि हम ज़्यादा खाएंगे तो ऐसा नहीं कि सारा एनर्जी मिल ही जाएगा, उस एनर्जी वहाँ वेस्ट भी करना पड़ेगा, आपको यूज भी करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। तो ग्लाइकोलिसिस एक, अब ये किसका स्टेप है? ये भोजन से ऊर्जा जो निकल रहा है, ये केमिकल प्रोसेस, उसका स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें एटीपी बन रहा है। ये सब रेस्पिरेशन के पार्ट हैं और ये आप लोगों को जानना चाहिए। और ये तो हो गया पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस का है, आप समझ गए ना? हमको लगता है समझ गए। दूसरा पार्ट है, अब ये लीनियर प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बनना एक लीनियर है, क्योंकि प्रक्रियाएं 2 तरह की होती हैं।
एक लीनियर होती है और एक साइक्लिक होती है। या तो आप सीधे जाते हैं या फिर घुमावदार रास्ते से जाते हैं, ऐसा है कि नहीं? तो ये लीनियर प्रोसेस है, कभी ऐसा नहीं होता कि ये बन गया पायरुविक एसिड ग्लूकोज बन गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन सेकेंड जो प्रोसेस आप लोग सुने होंगे, क्रेब्स साइकिल, एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब ये जो प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोग सुने हैं माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है। तो सेल के अंदर एक स्पेशल कोशिकांग है ऐसे ट्यूबुलर, और ये कोशिकांग स्पेशलाइज है। एक क्रेब्स साइकिल और एक और स्टेप है जिसे कहते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। आप स्टेप जानते रहिए बस। ये 3 स्टेप मिलके बनता है भोजन से ऊर्जा निकलना। आप इस बात से समझ सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को, क्योंकि ऊर्जा निकलना मतलब कि हम ग्लूकोज को एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं। चेंज कर रहे हैं कि नहीं? ये ग्लूकोज मान लो है, और ग्लूकोज से क्या बन रहा है? एटीपी। दोनों ऊर्जा के स्रोत ही हैं, ग्लूकोज भी स्रोत है और एटीपी भी स्रोत है। तो एक स्रोत से दूसरे स्रोत में चेंज करना एक कठिन जैविक प्रक्रिया है। इतना आसान नहीं है कि एक स्रोत से दूसरा स्रोत बना देना। लिविंग के अलावा किसी आर्टिफिशियली ये संभव ही नहीं है कि आप एक ग्लूकोज के स्रोत से दूसरे स्रोत में चेंज कर दें। तो ये स्पेशलाइज है और इसमें सारे एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व हैं जो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से ही, और माउथ से स्टार्ट होता है और उसमें स्टार्च बदल जाता है ग्लूकोज में। स्टार्च जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में बदलता है एक एंजाइम की सहायता। अगर वो एंजाइम न रहे तो ग्लूकोज में बदलने में करीब 50 साल लगेंगे, इतना तेजी से बदलता है। ये भी जो प्रोसेस हो रहा है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, उसमें अलग अलग तरह के एंजाइम, मतलब एक जो उस बदलने की स्पीड को बढ़ा देते हैं, और बदलने की स्पीड बढ़ जाती है तो हमारा काम आसानी से और तेजी से हो जाता है। आसानी से होना एक अलग बात है और तेजी से होना अलग। अगर तेजी से होगा तभी हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिल पाएगी और हम लोग दौड़ पाएंगे, मारपीट भी कर पाएंगे और बहाने अच्छा बना पाएंगे। तो बिना ऊर्जा के कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि न्यूरॉन्स को भी ऊर्जा चाहिए। 20% जो हमारे ऊर्जा हमारे शरीर में है वो ब्रेन में ही जाता है, जबकि हमारे शरीर का 2% उसका वेट है, लेकिन 20% ऊर्जा उसमें जा रही है। क्योंकि हम लोग सोचते रहते हैं और पता नहीं क्या सोचते हैं, वो तो अलग बात है, अलग फैक्टर है, लेकिन सोचते रहते हैं। ब्रेन का काम ही है सोचना। तो ऊर्जा जो बनना है वो एंजाइमेटिक प्रोसेस है एक से दूसरे में। उसी तरह क्रेब्स साइकिल भी एक साइक्लिक प्रोसेस है जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में और दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप में कंप्लीट होती है, और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। वो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन में ट्रांसफर होता है, जिससे एक ऊर्जा ट्रांसफर होने के क्रम में रिलीज होता है, और वही ऊर्जा रिलीज होती है तो एटीपी बनता है। ये सारी प्रक्रियाएं श्वसन की हैं। हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि ऊर्जा निकलना, वो इतना आसानी से ऊर्जा निकल नहीं रही है, बहुत उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है। और ये 24 आवर एवरी सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, एवरी टाइम ये सभी जीवों के शरीर में हो रही है जो ऊर्जा बनना है। नहीं तो ऊर्जा अगर नहीं बनेगी तो हम यहाँ से ठीक से यहाँ बैठ भी नहीं पाएंगे, शरीर में अगर बोलने में भी दिक्कत होगी अगर ऊर्जा शरीर में ना रहे। तो आप सोचिए कि हम लोग दिन भर कितना खाते हैं, यहाँ कुछ उसके बारे में सोचते रहते हैं कि वो दुकान खुली है कि नहीं खुली है, पकौड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ पे अच्छी दुकान खुली है, वहाँ पे चाट खाएंगे, ये खाएंगे, वो सोचते रहते हैं कि नहीं। वो एक मैकेनिज्म है केवल ऊर्जा लेने का, और तभी अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये तीनों स्टेप मिलके क्या बनाते हैं? भोजन से ऊर्जा निकलना। उस निकलने में क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है,
और दूसरा है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ये तीनों केमिकल प्रोसेस है जो एवरी टाइम सेल में चल रहा है, और उसी चलने के क्रम में ही एटीपी बन रही है। अब ये सपोज दैट ये एक मॉलिक्यूल्स जो ग्लूकोज का है अगर ब्रेक होता है, इस साइकिल में जाता है वहां से लेके यहां तक, तो कितना एटीपी बनेगा? हाँ, 38 एटीपी बनता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के ब्रेक होने में। हम लोग तो बहुत खाते हैं, बहुत ऊर्जा को भी खर्च करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम बता दें कि एक अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, उस साइकिल में गया तो 38 एटीपी बनेगा। उसमें यूज भी कुछ होता है, वो सब जोड़ घटा के आप उसमें गेन में रहते हैं कि 38 हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है। ये तो हो गया रेस्पिरेशन के कुछ स्टेप। ये अब थोड़ा सा आसान है, इसको आप समझ सकते हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता या फिर ग्लूकोज के ब्रेक डाउन में ऑक्सीजन का यूज, ऐसे भी कह सकते हैं, या ऑक्सीजन अवेलेबल है या ऑक्सीजन अनअवेलेबल है। उस आधार पे श्वसन को दो भागों में बांटा गया है, ऑक्सी श्वसन और इसको ये भी कहते हैं वायवी और अनाक्सी श्वसन। और एक और मतलब इसमें टाइप है कि ऑक्सीजन की कम उपलब्धता पे। तीन ही इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के रास्ते हैं। तीन ही रास्ते हैं। एक तो जो ऑक्सीजन पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, अगर ग्लूकोज को ब्रेक किया जाए C6H12O6 को, इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। कुछ ही ऐसे जीव हैं जो ऑक्सीजन के अनअवेलेबिलिटी में भी ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं और एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्कोहल और CO2। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। कितना इसमें एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन उससे कम, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन, अब कुछ ही जीव ऐसे हैं, जैसे एक तो फेमस जीव है जिसको सब लोग नहीं जानते होंगे, जो एक फंगस है, अल्कोहल बनाने में पूरी दुनिया में यूज होता है, जिसको कहते हैं ईस्ट। एक क्रांतिकारी है, प्राचीन काल से यूज हो रहा है, बहुत लोग जान नहीं पाए इसके बारे में, अपना यूज किए जा रहे हैं। बाद में कुछ क्रांतिकारी लोग आए तो इसका खोज किए कि ईस्ट है, एक ऐसा फंगस है जिसकी वजह से ये ग्लूकोज किस में बदल जा रहा है, अल्कोहल में, इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में। तो ये एक तो रास्ता ये हो गया कि ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और कुछ बैक्टीरिया भी हैं उसमें, सभी लोग नहीं हैं, सबके बस की बात नहीं है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में आप ग्लूकोज को ब्रेक करें, एनर्जी भी कम मिलेगी। और ये भी बात जान लीजिए कि जिस लेवल का अल्कोहल यहाँ मार्केट में अवेलेबल है, 36 है, अच्छा, तो लेकिन जो ईस्ट ग्लूकोज को ब्रेक करता है अल्कोहल में, वो
18%, मतलब 18% से ज़्यादा हो गया ना तो उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो खुद खत्म हो जाता है। समझ लीजिए कि कितना ये प्रॉब्लमेटिक है। एक जो यूजुअल और 99% जीवों में होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, जो एक रेस्पिरेशन का फार्मूला भी है। यहाँ पे ऑक्सीजन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन है ना, ये सभी सेल में होता है। हम लोगों के भी सेल में कंटिन्यूस चल रहा है, पौधों के भी सेल में चल रहा है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी में। H2O एक बाई प्रोडक्ट है, CO2 बनता है, आप जानते ही हैं, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है 700 कितना 786 किलो कैलोरी। एक ये रास्ता हो गया, एक और रास्ता है। मतलब ऑक्सीजन उस लेवल पे अवेलेबल नहीं है जिस लेवल पे हमको ज़रूरत है, मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है, मान लो ऑक्सीजन को कमी हो गई, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, ऑक्सीजन कम मात्रा में अवेलेबल है। नहीं, तब क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और प्लस CO2 और प्लस एनर्जी। लेकिन ये लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन अगर अगेन अवेलेबल हो गया, क्योंकि वहाँ कम अवेलेबल है, बाद में अवेलेबल हो जाता है, तो फिर अगेन वो CO2 और H2O में बदल जाता है और एनर्जी आपको मिल जाती है। जैसे हम लोग कभी बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम चले गए, कभी सुबह सुबह आत्मज्ञान मिलता है तो कल से जिम जाएंगे, जिम चले गए और उस दिन पता लगा उसमें खूब एक्सरसाइज किए। पहले दिन जाने पे खूब लोग एक्सरसाइज करते हैं, लगे हुए हैं, अब एक्सरसाइज कर वहाँ बहुत जगह मिनी जिम लगा है, नया चलो आज, और अगले दिन उसमें उतनी एनर्जी वहाँ सप्लाई हो नहीं पाती है। आप देखते हैं कि दौड़ते वक्त सांसें तेज़ी से चलने लगती हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पहुँचाने की कोशिश करते, लेकिन उतना पहुँच नहीं पाया। तो ग्लूकोज क्या होता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड, और अगेन जब हम लोग घर आके फिर कुछ मसाज वसाज करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और अगेन वो लैक्टिक एसिड CO2 और उसमें बदल जाती है। अब ये जो 3 रास्ते हैं, और पूरे लिविंग वर्ल्ड में ये 3 ही रास्ते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करने के 3 रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं है जिसकी ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। ये तो हो गया। अब एक और पॉइंट जो बचा हुआ है, जो बता दिया जाए, जो ज़रूरी भी है, एक ये है कि जैसे हम लोग अभी पढ़े कि रेस्पिरेशन 2 प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है, एक तो ब्रीदिंग और दूसरा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में भी 3 स्टेप हैं, और ब्रीदिंग में, अब ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग में एक्चुअली होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसों का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जाता है और ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एक एक्सचेंज प्रोसेस चलता है। वो जो एक्सचेंज करने के लिए अलग अलग जंतुओं में और पौधों में जो ऑर्गन है वो अलग अलग। जैसे ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन में लंग्स है। आप लंग्स सुने ही होंगे, इस तरह के होते हैं, आप जानते ही हैं। इसमें
ये नीचे डायफ्राम लगा हुआ है, इसमें ट्यूब भरी हुई है। मतलब जो ट्यूब यहाँ से जाती है वो यहाँ डिवाइड होते 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 लास्ट में एक बैलून वाली संरचना में कन्वर्ट हो जाती है। आप समझ सकते हैं कितनी ट्यूब है कि यो शुरू वाली ट्यूब डिवाइड होते होते 28 टाइम्स 28 बार डिवाइड होती है और लास्ट में वो कन्वर्ट होती है। और बैलून इतना बड़ा है कि अगर पूरी निकाल के फैला दिया जाए तो एक फुटबॉल ग्राउंड कवर कर लेगा, इतना बड़ा बैलून है वो। तभी हम ऑक्सीजन इतना आसानी से ले पा रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो लंग्स हैं। और उसके बाद आते हैं फिशेज में क्या है, गिल्स ऐसे बनी हुई है इस तरह। आप मछली खरीदने जाइए कभी तो उसमें गिल्स में ऐसे करके दिखाते हैं, कभी ताजी है, देखिए इसमें। तो गिल्स, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई देर तक ना रहे तो ब्लड का कलर चेंज हो जाता है, तो कलर पहचान कर जान सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं इंसेक्ट। पहले भी क्लास में बताया गया है कि कीटों का जो ब्लड का कलर है वो क्या है, कलरलेस। बहुत अच्छी बात, कलरलेस। हाँ, कलरलेस है। अब जो हम लोगों के ब्लड में जो रेड कलर है वो है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो स्पेशलाइज्ड है किसके लिए, ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए। कीटों में जो कलरलेस है तो उसमें जो पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन वो है ही नहीं। जब है नहीं तो क्या हो जाता है, मान लो एक कीट है, पूरा हो गया, ओके, मान लो एक कीट है, सुनो 2 मिनट सुन लो बस। कीट है इसमें, अब उसमें ऑक्सीजन ले जाने वाला पिगमेंट है ही नहीं क्योंकि कलरलेस है। सारे कीटों में आप देखें कलरलेस ही है। आप कभी तिलचट्टे को मार के देखिए तो वो वहाँ पे ऐसे ऐसे जो ये प्लेट बनी हुई है, वो प्लेट पूरे शरीर में ट्यूब बनाती है, ऐसे ट्यूब फैला हुआ है पूरे बॉडी में। तो जो हम लोगों के यहाँ ह्यूमन में लंग्स लगे हैं और कोशिकाओं तक ले जाने के लिए, कोशिकाओं तक ले जाने के लिए क्या है, कोशिकाओं तक ले जाने के लिए क्या है, ये हीमोग्लोबिन लगा है। हीमोग्लोबिन ब्लड के माध्यम से जा रहा है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे हीमोग्लोबिन है नहीं, तो ट्यूब ही पूरे बॉडी में कीटों के वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है एवरी पार्ट पे, इसलिए उन समों का ब्लड कलरलेस होता है। तो इसमें है नलिकाएं। नलिकाएं, एक बार क्वेश्चन आया था ये डीएलएड में कि इंसेक्ट में श्वसन अंग कौन सा है, नलिकाएं हैं। और एक पौधों में है रंग। ये अलग अलग ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए अलग अलग जीवों में अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं। लेकिन जो केमिकल प्रोसेस है श्वसन का वो सब में एक समान है, वो भी समान नहीं है क्योंकि वायवीय और अवायवीय हो जाता है। कुछ ऐसे जीव हैं जो बिना ऑक्सीजन के एक्सपायर कर रहे हैं। तो ये हो गया कुछ जानकारियाँ श्वसन के बारे में, और आगे कुछ हम लोग दूसरे बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।